वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम प्रकाश चैप्टर सेकेंड फिजिक्स का सबसे अंतिम पॉइंट आज पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और क्रांतिक कोण। इसके पहले के सभी क्लासेस समाप्त हो गई हैं, जिसमें आप प्रकाश पढ़े। प्रकाश के बाद प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के थे, दीप्त और अदीप्त। इसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन के नियम, प्रवर्तन के नियम के पश्चात आपको पढ़ाया गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का था, आभासी और वास्तविक। आपको दर्पण पढ़ाया गया, दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार से बताया गया, अवतल और उत्तल। इसके बाद हम आगे की ओर गए, अपवर्तन टॉपिक कंप्लीट किया। अपवर्तन पूरा पूर्णतः कल कंप्लीट किया एक वीडियो में। उसके पश्चात आज का अगले इस चैप्टर का सबसे अंतिम पॉइंट और अंतिम तथ्य है, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और क्रांतिक कोण। इसी टॉपिक के बाद यह चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हम इसके सेकेंड पार्ट मतलब प्रकाशिकी के यूनिट 2 में लेंस में प्रवेश कर जाएंगे। और लेंस चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे प्रकाशिकी का। तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग एक छोटे से शायरी से करते हैं, देखते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलो देखते हैं, स्टार्टअप करते हैं क्लास की। तो टॉपिक का नाम होगा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। टॉपिक का नाम क्या है? क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। सबसे पहले हम इसमें क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखेंगे। देखो, क्रांतिक कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। क्रांतिक कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्रांतिक कोण को? सी से। लिख देंगे क्रांतिक कोण, यहां पे लिख लीजिए इसकी परिभाषा में, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण सी, इसकी सिंपल सी परिभाषा है, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में, कौन सा माध्यम? सघन। ऊपर का माध्यम क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए। सघन माध्यम में बना हुए है आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आपका कितना होना चाहिए? 90 अंश। दो बार याद कर लो कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होना चाहिए। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होना चाहिए। 90 अंश होता है। चित्र के माध्यम से अगर समझें तो कुछ इस टाइप का, जैसे ये आपका विलंब था, प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण जैसे ही आई थी, यहाँ टकराने के पश्चात या तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर। दो ही नियम था। लेकिन इसमें क्या हो गया? किरण आएगी लेकिन ऐसे लंबवत चली जाएगी।
जो अब किरण ऐसी चली जाएगी, इसी पर कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का। इसी पर कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का। और इसी को कहा जाएगा क्रांतिक कोण सी। इसी को क्या कहा जाएगा? क्रांतिक कोण सी। इस प्रकार से कुछ रहेगा। ये आपका सघन माध्यम रहेगा, कांच वगैरह लगा रहेगा। माध्यम क्या है? सघन है। और नीचे का माध्यम क्या रहेगा? विरल। नीचे का माध्यम क्या रहेगा? विरल। लेकिन ऊपर का माध्यम क्या है? सघन। तो जब देखो क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना, वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जब प्रकाश किरण यहाँ आगे की ओर ऐसे जाना चाहिए था, जाती थी, यहाँ अपवर्तन कोण आर बनता है, यहाँ आपतन कोण आई बन जाता। तो अपवर्तन कोण आर कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। यानी आई का कोई जिक्र नहीं कर रहा है आपतन कोण का, सिर्फ अपवर्तन कोण की बात कर रहा है। तो क्रांतिक कोण में अपवर्तन कोण आर बराबर कितना होगा? 90 अंश। ध्यान समझ लेना, क्रांतिक कोण में निगमन में काम आ जाएगा। क्रांतिक कोण में अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। यही कह रहा है कि अपवर्तन कोण मतलब आर 90 अंश होता है। अपवर्तन कोण आर क्या होता है? 90 अंश। बाई चित्र आप ऐसे समझ सकते हो, जब प्रकाश किरण ऐसे चली जाती है, इसी को कहा जाता है क्या? क्रांतिक कोण। क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? कंप्लीट सिर्फ परिभाषा थी मात्र नॉर्मल कि क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 अंश। आप चित्र से देख लीजिए, सघन माध्यम आपका ऊपर है, नीचे विरल माध्यम है। इस प्रकार प्रकाश किरण जब आती है और अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे सीधा रेखा पर चली जाती है। तो इस प्रकार से आपतन बिंदु से होती हुई आगे की ओर निकल जाती है। तो इस प्रकार इस पर एक लंबवत रेखा बनती है आपतन बिंदु से देखने पर, इसलिए इस पर कौन सा एंगल बन रहा है? 90 अंश का। जब इस पर 90 अंश एंगल बन जा रहा है तो आप अपवर्तन कोण पर 90 अंश बनता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। आई का जिक्र ही नहीं कर रहा है तो आई को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हो तो इस टॉपिक को हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। मिटा दिए? ठीक है, देखते हैं। अब आप देख लीजिए इसी के बाद अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या है टॉपिक का नाम? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। देखते हैं इसमें, देखो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें। कैजुअली परिभाषा से नॉर्मली बता दे रहे हैं कि आपतन कोण, जो आपतन कोण था, आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें। क्रांतिक कोण से क्या कर दें? अधिक कर दें। तो प्रकाश विरल माध्यम से, प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। बल्कि संपूर्ण प्रकाश प्रवर्तित होकर, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। सघन माध्यम में ही बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। किस माध्यम में? सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दिखने में बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है लेकिन बड़ा ही आसान है। कह रहा है आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। ऐसे चेक कर लो एक चित्र से। जैसे मान लीजिए आपका विलंब है, जैसे ही प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण आया और आपतन बिंदु से टकराया, जैसे ही आपतित प्रकाश किरण आया और आपतन बिंदु से यहाँ टकराया तो आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात इसको या तो मतलब ये सघन माध्यम बना दो, सॉरी विरल माध्यम। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यदि अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। ऐसी कंडीशन मतलब कह रहा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या कर दें, बड़ा कर दें तो प्रकाश तो विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम ही लौट जाएगा। तो ऊपर का माध्यम हम सघन कर देते हैं, ऊपर का माध्यम क्या कर देते हैं, सघन कर देते हैं। अगर ऊपर का माध्यम सघन है तो नीचे का माध्यम क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। बस करना सा क्या है, जो प्रकाश किरण आई मान लीजिए आने के पश्चात इस पर अगर जाती है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्रांतिक कोण 90 अंश हो जाएगा। क्रांतिक कोण इसका 90 अंश इससे अधिक होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, अधिक। अब बोलिए अगर इस दिशा से आप देखते हो, ध्यान समझना, अगर इस दिशा से देखते हो तो 90 डिग्री पे है तो 90 से इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, कम। जैसे जैसे इधर आओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यही प्रकाश किरण इधर कम हो जाएगा अगर इसी को ऐसे ऊपर क्यों ले जाया जाए तो बढ़ेगा। भाई अगर ये 12 बज रहा है, जैसे घड़ी मान लीजिए अब इस दिशा में रखियो, यहाँ पर 12 बज रहा है तो समझ में गया, तो घड़ी के इसका कोई लेना देना देगा, समझ में घड़ी से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए 90 अंश पर है एंगल में, पटरी वगैरह देखो, पटरी नहीं चांदा, चांदा में आप देखोगे तो ऐसे रखोगे सीधे सीधे 90 अंश है, 90 से इधर जाओगे तो कम होगा, 80 70 60 45 ऐसे 30 एंगल का बनेगा। लेकिन जैसे जैसे इससे ऊपर की ओर जाओगे एंगल क्या होगा, इसका बढ़ता जाएगा, 100 110 120 125। तो वैसे ही तो इसमें कह क्या रहा है कि आपतन कोण, यहाँ पर कौन एंगल बन रहा है, आई आपतन है, और जो यहाँ पर प्रकाश बनता है यार आर क्या है, अपवर्तन कोण। या जो इस पर बन रहा है सीधा सीधा रेखा पर क्रांतिक कोण सी, क्रांतिक कोण सी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो कह रहा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें। तो आपतन कोण आई का मान अधिक करना है तो 90 अंश से लेकर कुछ इस दिशा में ले लीजिए। मान लीजिए प्रकाश किरण कुछ इस दिशा में लौट गई, अगर प्रकाश किरण ऐसे आई क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा ऐसे चली गई तो आपतन कोण का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, 90 अंश से, क्योंकि 90 से ऊपर की ओर है, 90 से ऊपर है तो बड़ा माना जाएगा, तो बड़ा हो गया। तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, प्रकाश जो है इस माध्यम में एक कोई चूर नहीं जाएगा बल्कि संपूर्ण प्रकाश प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आएगा। प्रकाश सब प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में जैसे टकराएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण प्रकाश का क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। कब, जब प्रकाश आएगा और 90 डिग्री से आई का मान क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ आई का मान क्या है, बड़ा है किससे, क्रांतिक कोण सी से। आई का मान बड़ा है किससे, क्रांतिक कोण सी से। अगर आई का मान बड़ा कर दोगे क्रांतिक कोण सी से तब डिफिनीशन आपकी सेट हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी, इस पर सेट हो जाएगी। चित्र पर पूरी तरह से मतलब एकदम आसानी से समझ में आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, परिभाषा को लेकर चित्र से लेकर कोई दिक्कत तो भैया, किसी कोई प्रॉब्लम है बोलिए। समझ आ गया ना, बहुत अच्छे बच्चे। अगर समझ आ गया तो इसको हटा देते हैं, अभी इन सब में संबंध करा देते हैं। लेकिन एक चीज और समझ लो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने की दो शर्तें भी होती हैं। इसकी क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की दो शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की कितनी शर्त हैं, दो शर्तें। इन दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की कितनी शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें। नंबर 1, इसकी शर्त नंबर 1 क्या है, कंडीशन है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा हो, सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जा रहा हो। ध्यान सुनो, प्रकाश सघन से कहाँ जा रहा है? विरल में। अगर प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो, कंडीशन 1। कंडीशन 2 कह रहा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, कंडीशन 1। कंडीशन 2 आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो? बड़ा हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो? बड़ा हो। ये दो कंडीशन, अगर ये दो शर्तें लागू हैं तब तो जान लीजिए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन संभव होगा। अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है तो किसी भी घटना का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी घटना में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित हो सकता है जब उस घटना में दो प्रकार की चीजें घटित हो रही होती हैं तब। अगर ये दोनों प्रकार की चीजें घटित नहीं हो रही हैं तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता दीजिएगा, हम पुनः समझा देंगे। और सबसे मुख्य बात यह होगी कि अभी आप इसके बाद पढ़ने वाले हो तो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, इसके बाद आपका उदाहरण आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। पुनः चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इस चैप्टर के समाप्त होने के पश्चात आप पूरे वीडियो को खूब अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिए। आपको पूर्णतः पूरा चैप्टर एकदम आसान लगेगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। एकदम सरल लैंग्वेज में आपको एकदम सहज भाषा में समझाए हैं। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में 2-4 वीडियो में फ्लैशिंग कुछ चमक के कारण बोर्ड समझ में नहीं आ रहा था। आप वहां पर तथ्यों को सिर्फ सुनकर लिख लेने का कार्य कर लीजिए। उसके बाद अब जो वीडियो 2-3-4 वीडियो बन रहे हैं अब सारे एकदम ठीक ठाक आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लमें थी चमक वगैरह की जिसको अभी इसमें समाप्त कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से आप पूरी क्लास को खूब अच्छे से 1-2 बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। प्रकाश चैप्टर आपका आज के बाद आज ही मतलब क्लास से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, लेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? लेंस। जो प्रकाशिकी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो प्रकाशिकी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें 3 से 4 डेरिवेशन आपका आएंगे। गोलीय दर्पण के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन का सूत्र, इसके पश्चात फिर आपका आएगा इन सब के मतलब पश्चात आपका आएगा लेंस मेकर का सूत्र वगैरह आएगा, दोनों माध्यमों के लिए आएगा। समझिए क्या प्यारे बच्चों? कंप्लीट दिस पॉइंट, मिटा दिया जाए। चलो देखो अब अगला टॉपिक हेडिंग बनाओ, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। 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 हेडिंग बना लो, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक कोण में संबंध। रिलेशन बिटवीन अपवर्तनांक एंड क्रांतिक कोण। अब ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रांतिक कोण को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी चीजें समझते चलते हैं। अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रांतिक कोण को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक नियम सुन रहे होगी, स्नेल का नियम, इसी टॉपिक में पढ़ाए थे। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या था आप बता सकते हो? स्नेल का नियम क्या था? 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। स्नेल का नियम क्या था? 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। साइन आई अपान साइन आर। ध्यान से समझ रहे हैं कि टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके। 2n1 बराबर क्या था? साइन आई अपान साइन आर। एक चीज ये भी याद रखना, जो आपका 2n1 होता है जब इसी का उत्क्रमणीयता देखा जाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के आधार पे। अगर इसी 2n1 को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बेस पर देखें, रिवर्सिबिलिटी जो हम कल टॉपिक कराए थे, उत्क्रमणीयता के बेस पर देखें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/1n2। इसी का व्युत्क्रमानुपाती लिखा जाता है, मतलब बटे में लिखा जाता है। इसी का व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में लिखा जाता है। जहां से प्रकाश जाता है उसी स्थान पर वापस लौट आता है। जिस स्थान से प्रकाश जाता है उसी स्थान पर प्रकाश क्या होता है? वापस लौट आता है। तो जिस स्थान से जाता है उसी स्थान पर वापस लौट आता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया था? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इन्हीं दोनों टॉपिक का इसमें लागू करना है। इन्हीं दोनों की मदद से निगमन आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और समझ आ जाएगा। आपके अंदर 2 चीज की समझ होनी चाहिए। नंबर 1,
स्नेल का नियमानुसार 2n1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसके बाद हम 2n1 को प्रकाश की उत्क्रमणीयता से अगर रिवर्सिबल करा देते हैं तो 1/1n2 होता है, क्योंकि यही बताया था उत्क्रमणीयता की परिभाषा कि जहां से चालू उसी पर समाप्त, क्योंकि इसमें प्रकाश गया जरूर था, पुनः उसी मार्ग पर क्या हुआ, वापस लौट आया। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो प्रकाश 2 से चला था तो 2 पर आ गया, कहानी क्या हो गई, कंप्लीट। तो इन दोनों की मदद से भी हम इस निगमन को कंप्लीट करते हैं। तो हाँ लिखते हैं इसमें, आप थोड़ा सा आगे की ओर लिखो। यदि विरल माध्यम को 1 से और सघन माध्यम को 2 से व्यक्त करें, माना विरल माध्यम को 1 से, विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से, सघन माध्यम को 2 से व्यक्त करें। यदि विरल माध्यम को 1 से और सघन माध्यम को 2 से व्यक्त करते हैं, 2 से व्यक्त करते हैं तो स्नेल के नियमानुसार व्यक्त करें, तो स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल के नियमानुसार। अब बताओ सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम बनेगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वगैरह क्रांतिक कोण में तभी संभव होता है जब ऊपर का माध्यम क्या होना चाहिए, सघन। तो स्नेल के नियमानुसार हम लिख सकते हैं, इसी के बाद लिख सकते हैं स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष। जब इसके बाद इसमें लिख सकते हैं 2n1 बराबर, अभी आपको हम बताए थे स्नेल का नियम क्या था, 2n1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। साइन आई अपान क्या था, साइन आर। लिख दो साइन आई अपान क्या था, साइन आर। इसमें लिख दो आपतन कोण, हम इसमें आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से। जो मेरा आपतन कोण है हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रांतिक कोण से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रांतिक कोण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। क्रांतिक कोण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। और अपवर्तन कोण आर को, अपवर्तन कोण आर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण आर कितना होता है, 90 अंश। अपवर्तन कोण आर कितना होता है, 90 अंश। तो लिख सकते हैं 2n1 इज इक्वल टू 2n1 इज इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, तो आपतन कोण को हम आई से, क्रांतिक कोण को हम सी से और अपवर्तन कोण को हम किससे, 90 से। तो हम इसके स्थान पे, आई के स्थान पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, सी। हो जाएगा साइन सी बटे साइन आर। आर के स्थान पे कौन डिग्री, 90। तो 90 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 90 अंश का मान कितना होता है, 1। 90 अंश की वैल्यू कितना होती है, 1। अगर 90 अंश का मान 1 होता है, यहाँ 1 रख देंगे तो हो जाएगा 2n1 बराबर साइन सी। 2n1 बराबर क्या आ जाएगा, साइन सी। 2n1 बराबर क्या आ जाएगा, साइन सी। अगर 2n1 बराबर साइन सी आ जाएगा तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता से देख लो। चलो देखो, अगर 2n1 बराबर साइन सी हो जाता है तो यहाँ के बाद यहाँ देख लीजिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता जब लागू होती है, अब आप लिख सकते हो 2n1 बराबर 1/1n2। तो लिख सकते हैं 1/1n2 बराबर 1/1n2 बराबर साइन सी। क्यों, देखो ध्यान से, अगर 2n1 बराबर साइन सी है और 2n1 बराबर 1/1n2 होता है तो 1/1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। 1/1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। अगर 1n2 को ऊपर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी इधर वाला बटन जाएगा, 1/साइन सी। क्या हो जाएगा, 1/साइन सी। यही आपका क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच का रिलेशन है 1n2 बराबर 1/साइन सी। ये टॉपिक यहीं पर आपका क्या हो जाता है, समाप्त। इसी को अगर हम मतलब लिख सकते हैं, जैसे कोई यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर यहीं पर लिखना हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करना हो, हम रिप्रेजेंट कर देंगे Ang बराबर 1/साइन सी। Ang बराबर 1/साइन सी। इसका एक क्या हो सकता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
एक उदाहरण के रूप में इसको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका यह टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आप नोट कर लीजिए, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। माना विरल माध्यम से विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को हम 2 से व्यक्त कर देते हैं, तो स्नेल के नियमानुसार यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो विरल माध्यम को, तो स्नेल का नियम क्या होता है, 2n1 बराबर sin i बाई sin r। 2n1 बराबर क्या होता है, 2n1 बराबर होता है sin i बाई sin r। तो हम आपतन कोण को i से, क्रांतिक कोण को c से, अपवर्तन कोण को r से, तो i c आपका r बराबर 90 डिग्री, तो i के स्थान पे c का यूज लेंगे। 2n1 बराबर sin c बाई sin 90 और sin 90 का मान होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, बचेगा sin c। 2n1 बराबर, तो अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता बताती है कि 2n1 बराबर 1/1n2 होता है, तो 1/1n2 बराबर sin c हो जाएगा, तो 1n2 ऊपर ले जाएंगे, sin c बटे चला जाएगा। यही आपका अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच का संबंध है। इनके अतिरिक्त यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, यदि वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, तो Ang बराबर आप निकाल दोगे 1/1n, सॉरी 1/sin c। इस प्रकार से यह टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब आप यदि बना सकते हो क्रांतिक कोण के महत्व और कोणांतिक परिवर्तन के अनुप्रयोग या उदाहरण वगैरह। क्रांतिक कोण के महत्व या उसके उदाहरण, क्रांतिक कोण के महत्व या उसके उदाहरण। कितना कंप्लीट कर लिए, नोट कर लिए, मिटा दिया जाए। बहुत अच्छे बच्चे। बहुत ही सरल पॉइंट है, लेकिन हाँ इन छोटे छोटे पॉइंट को यदि हम सीखते जाएंगे हमारे लिए आगे के चैप्टर का पढ़ना आसान हो जाएगा। हर आगे के चैप्टर, हर पिछले चैप्टर से कहीं भी कहीं थोड़ी मोड़ी कहानियों से लेकर जुड़ा है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण क्या लिखेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण क्या देखिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण। नंबर 1, जैसे जल में परख नली का चमकीला दिखना, जल में परख नली का चमकीला दिखना, जल में परख नली का चमकीला दिखना, जल में परख नली का चमकीला दिखना। जल में परख नली का चमकीला दिखना ऐसा तभी संभव है जब जल का माध्यम 2 तरह से होना चाहिए। नंबर 1, सघन, उसमें प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश किस माध्यम से, सघन से विरल में जा रहा होता है। कंडीशन नंबर 2, आपतन कोण i का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तब। ऐसी 2 ही कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव हो सकता है, अंततः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कभी भी पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। देख लीजिए प्यारे बच्चों, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। नंबर 3, अगला उदाहरण देख लीजिए, हीरे की चमक, किसकी चमक, हीरे की चमक जिस प्रकार से वो चमकता है उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पूरी तरह दिखता है। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका। ठंडे देशों में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका। और मछली द्वारा प्रेक्षित किरण प्रकाश तंतु वगैरह है आपका, क्या है, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। इसका एक डिस्क्रिप्टिव वर्णन भी पूछा गया है, एक बार बोर्ड में इसका एक डिस्क्रिप्टिव वर्णन भी पूछा गया है प्रकाशिक तंतु वगैरह का, बाकी सारी चीजों का। ठीक, थोड़ा सा प्रकाशिक तंतु के बारे में आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा, नॉर्मली जानकारी आपके लिए होना आवश्यक है। एक बार इसका एक थोड़ा सा मतलब विशेष वर्णन करके पूछ लिया था, तो जब पूछ लेगा तो आप वहां से पढ़ के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह। बाकी तो आप जानते हो कि इसमें कौन सा नियम लागू होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या लागू होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है क्या, आप बताओ कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर देते हैं
ना। तो प्रकाश सीधा ही किस सघन माध्यम में ही लौट जाता है, विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी दो शर्तें हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा हो। दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोणाई का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से आपका चैप्टर के साथ साथ पूर्णतः प्रकाश एक प्रकाशिकी का पहला चैप्टर, प्रकाशिकी में लगभग 8 से 9 अध्याय हैं, जिनमें से नंबर 1 चैप्टर आपका आज किया हुआ पूर्णतः समाप्त। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत सारा कमेंट वगैरह मतलब कर दिया कीजिए और बता दीजिए सर, कमेंट में लिख दिया करो कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। जब आप बताओगे तभी हम उसका एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और आपको कक्षा 12 के पूरी क्लासेस यूट्यूब पर RGS वाला पर लगभग निःशुल्क फ्री मिल जाएगी। RGS वाले चैनल पर आप जाओगे, RGS वाला चैनल पर आपको क्लास 12, क्लास 10, क्लास 11, 9 लगभग सभी के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, एकदम निःशुल्क में रहेंगे। आप इन सभी वीडियो का आनंद ले सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।